रे ऑप्टिक्स में बताए थे कि ऑब्जेक्ट जो होता है लाइट इंटरेक्ट करता है ऐसे ऑब्जेक्ट से जिसका कि डायमेंशन लाइट की तुलना में बहुत ज्यादा होता है, मतलब लाइट के वेवलेंथ से उसका डायमेंशन बहुत ज्यादा होता है। जबकि वेव ऑप्टिक्स में हम लोग ऐसे ऑब्जेक्ट से इंटरेक्ट करते हैं, या कहो लाइट ऐसे ऑब्जेक्ट से इंटरेक्ट करता है जिसका कि डायमेंशन लाइट के वेवलेंथ से कंपेरेबल होता है। आप लोगों को ये भी बताया थे कि लाइट का जो वेवलेंथ होता है वो 4000 एंगस्ट्रॉम टू 7800 या 7600, जो एक एवरेज देते हैं, कभी 7600 भी बताए थे। इसके रेंज में होता है लाइट का जो विजुअल रेंज आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम था। इतनी बातें कर हम लोग कर चुके थे। आज हम लोग क्या करेंगे, ये जो यूनिट है, यूनिट नंबर 6 पर था ना, ये यूनिट 6 था ना जी। यस सर। यूनिट 6 ऑप्टिक्स को 2 चैप्टर में बांट के हम लोग पढ़ेंगे। पहला चैप्टर होगा रे ऑप्टिक्स, दूसरा चैप्टर होगा वेव ऑप्टिक्स। ठीक है, हम लोग शुरुआत किससे करेंगे, रे ऑप्टिक्स के। रे ऑप्टिक्स का और कोई नाम बताओ, रे ऑप्टिक्स को और किस किस नाम से जानते बताओ। ज्योमेट्रिकल हाँ, ऑप्टिक्स। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स या प्रैक्टिकल ऑप्टिक्स के भी नाम से जानते हैं। प्रैक्टिकल ऑप्टिक्स। ठीक है, तो हम लोग शुरुआत करेंगे रे ऑप्टिक्स से। तो आपको बताया था रे ऑप्टिक्स का जो शुरुआत होता है कुछ सपोजिशन के साथ होता है। इसमें क्या क्या सपोजिशन है जो मान के चलेंगे। इसमें पहला सपोजिशन आता है रे ऑप्टिक्स में, पहला सपोजिशन है कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। ये रे ऑप्टिक्स पढ़ने से पहले ये चीज मान लेंगे कि लाइट हमेशा कैसा चलेगा, स्ट्रेट लाइन में चलेगा, है ना। लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। जबकि ऐसा नहीं है। जब लोग वेव ऑप्टिक्स पढ़ेंगे तो हम बताएंगे कि लाइट मुड़ता भी है। अगर पतला ऑब्जेक्ट है यहाँ और इधर से लाइट आ रहा है, मान लो ये लाइट आ रहा है, तो लाइट इसके किनारे से मूव भी कर जाएगा। जबकि जनरली क्या होता है, लाइट सीधा जाना चाहिए। लेकिन रे ऑप्टिक्स में मान के चलेंगे कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, और एक और बात मानेंगे, द पाथ ऑफ लाइट। लाइट जिधर से जाएगा, पाथ ऑफ लाइट इज कॉल्ड रे। लाइट जिधर जाएगा उसको क्या कहेंगे, रे कहेंगे, या उसको रिप्रेजेंटेड बाय रे। पार्ट ऑफ लाइट इज रिप्रेजेंटेड भी कर सकते हो, कॉल्ड की जगह रिप्रेजेंटेड वर्ड ज्यादा बेटर है। पाथ ऑफ लाइट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए रे। रे समझते हैं, रे जिसका कि क्या स्ट्रेट लाइन हो और आगे एक एरो बना, इसी को रे बोलते हैं हम लोग। अगर आप लोग मैथ्स पढ़े होंगे तो मैथ्स में होता है ना, एक लाइन होता है, एक रे होता है। रे में क्या होता है, एक लाइन एक एरो लगा हुआ रहता है। तो ये क्या है, पाथ ऑफ द लाइट। लाइट किधर जा रहा है उसको हम लोग एक रे से दिखा सकते हैं। एक लाइन खींच के एरो दिखाएंगे, एरो बताएगा लाइट उधर की ओर जा रहा है। ठीक है, थर्ड पॉइंट जो होता है, जो मान के चलेंगे हम कि बंडल ऑफ, ठीक है, बंडल ऑफ रेज इज कॉल्ड बीम। अगर बहुत सारा रे हम ऐसे दिखा रहे हैं तो हम बोलेंगे कि बीम ऑफ लाइट आ रहा है। जैसे एक लाइट दिखा रहे हैं मतलब रे ऑफ लाइट आ रहा है, और बहुत सारा अगर रे दिखा देंगे एक ही साथ तो हम बोलेंगे बीम ऑफ लाइट है। मतलब कलेक्शन ऑफ रेज को हम क्या बोलते हैं, बीम ऑफ लाइट बोलते हैं। तो ये इतना सपोजिशन है जिसको कि मान के चलना है। ऐसा नहीं कि लाइट को एक रे से दिखा सकते हैं, है ना। जैसे कि डॉक्टर का सिंबल क्या होता है, डॉक्टर का सिंबल क्या होता है, जैसे डॉक्टर गाड़ी पर क्या ऐसे प्लस लिखा हुआ रहता है। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड सिंबल है डॉक्टर को रिप्रेजेंट कर। वैसे लाइट को रिप्रेजेंट करने का हम रे दिखाएंगे। जैसे मान लो सिचुएशन ऐसा आ रहा है कि लाइट ऐसे सीधे जा रहा है, ठीक है, और यहाँ दीवार से टकरा गया फिर वापस आ गया, तो हम ऐसे दिखा देंगे। मतलब लाइट गया और आया, ये रे से सब चीज दिखाएंगे। ऐसा नहीं कि वो लाइट बनाने लगेंगे। मान लो पीला लाइट है, मान लो लाल लाइट गया और आया, या लाल रंग से दिखाएं इसको ऐसे। मान लो फिर पीला लाइट गया तो यहाँ पर पीला पीला कलर से दिखाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, या मान लो थोड़ा मोटा लाइट जा रहा है तो
ऐसे एकदम बढ़िया सा मोटा सा ऐसे लाइन दिखाएंगे और टकरा के वापस आ गया तो मोटा मोटा लाइन, ऐसा कुछ नहीं होता। सिंपल एक लाइन खींच दिए, है ना, उसमें कलर का कोई मतलब नहीं है। एरो का मतलब है एरो किधर जा रहा है किधर आ रहा है, ये हमारा लाइट को रिप्रेजेंट करेगा। इतने सब पोजीशन के साथ हम लोग रे ऑप्टिक्स का शुरुआत करेंगे। ठीक है, क्लियर करते हैं ड्राइंग को। रे ऑप्टिक्स में घुसते के साथ सबसे पहला जो टॉपिक आएगा जो आप लोग को पढ़ना है, आपके सिलेबस में है ना, वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। शुरुआत किससे करेंगे हम लोग? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सॉरी ये कलर दिखता नहीं है सही, इसे थोड़ा सा और पेन को भी थोड़ा बड़ा करते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक आप लोग को पढ़ना वो है रिफ्लेक्शन। सर आपका आवाज नहीं आ रहा सर। वेट, सबसे पहला जो टॉपिक पढ़ना वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अभी ठीक है आवाज? अभी सही है? हाँ, पहला जो टॉपिक पढ़ना वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? सिंपल लैंग्वेज में बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, है ना, फ्रॉम अ सरफेस। किसी सरफेस से लाइट बाउंस बैक कर रहा है, जैसे कि बॉल टकरा के वापस आता है। ठीक है, इसका डिफिनीशन अब इस लेवल में पढ़ने की जरूरत नहीं, आपको बस समझना है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन आपको समझना है। आपको ये नहीं समझना है कि भाई डिफिनेशन लिखिए, नहीं, डिफिनेशन नहीं पूछा जाएगा। सिंपल लैंग्वेज बोलेंगे, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम अ स्मूथ सरफेस। लाइट स्मूथ सरफेस से ही बाउंस बैक करता है। ठीक है, टेढ़ा मेढ़ा सरफेस से भी करता है, लेकिन उसमें बाउंसिंग बैक का प्रॉपर्टी डिफर कर जाता है, इसलिए एकदम प्लेन सरफेस की हम बात करेंगे, स्मूथ सरफेस का। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम अ स्मूथ प्लेन सरफेस का हम चर्चा करेंगे, है ना। यहां से लाइट रिफ्लेक्ट करेगा। जैसे कि हम एक एग्जांपल देकर समझा रहे हैं, मान लो मेरे पास एक स्मूथ प्लेन सरफेस है, ये देखो लाल रंग का जो नीचे बना हुआ है, ये मेरा स्मूथ प्लेन सरफेस है। ठीक है, इसके ऊपर ये डॉट, ये जो डॉटेड बनाया है, ये इसका नाम देते हैं, चलो ऊपर नाम एन देते हैं, नीचे नाम एन डैश देते हैं। तो ये जो एन एन डैश करके जो लाइन दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल। क्या बोलते हैं? नॉर्मल बोलते हैं। एन एन डैश जो है वो नॉर्मल कहलाता है। परपेंडिकुलर लाइन ऐसे इसको नॉर्मल बोलते हैं। ठीक है, और ये जो प्लेन है, जरूर नहीं कि मिरर हो सकता है कोई स्टील का सरफेस हो, उस पर अच्छा से पेंटिंग कर दिए हो, है ना, कोई टीन का चदरा हो, उस पर अच्छा पेंटिंग कर दे, तब भी ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को देखा जा सकता है। लेकिन आपको पूरा मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन इसका समझने के लिए आपको एक नॉर्मल यहाँ ड्रॉ करना होगा। ठीक है, नॉर्मल हमेशा वही ड्रॉ करेंगे जहां पर लाइट फॉल करेगा। अब देखो क्या होगा, अभी क्या होगा, मान लो इधर से टॉर्च का लाइट हम दिए, चाहे कोई भी लाइट दिए, लेजर लाइट दे सकते हैं एक्सपेरिमेंट करने के लिए। इधर से जब आप लाइट दीजिएगा तो क्या होगा, इधर से आपने लाइट दिया, हम उल्टा बना रहे हैं, लाइट एक्चुअली इधर से आ रहा है, लाइट यहां से टकरा के किधर जाएगा? किधर भी नहीं जा सकता। ऐसा नहीं कि मन किया तो इधर ही लौट गया, मन किया तो एन की तरफ भाग गया, मन किया तो नहीं। कुछ रूल्स होते हैं, नेचर हमेशा कुछ रूल्स को फॉलो करता है, और फिजिक्स का काम है उसी रूल्स को जानना। ये लाइट यहां से टकराएगा, मान लो ये नॉर्मल के साथ एन एन डैश के साथ कुछ एंगल बना रहा है, ये लाइट आया कुछ एंगल बना रहा है, मान लो ये आई एंगल पर आ रहा है, आई का कुछ वैल्यू होगा 10 20 30। तो जब ये लौटेगा तो आई के बराबर एंगल बनाकर ही लौटेगा, देखो इधर की ओर भागेगा, और ये जो एंगल बनाएगा वो आई के बराबर ही बनाएगा, आर होगा। हम आर इसलिए बोल रहे हैं ताकि लगे कि भाई ये लौटने वाला एंगल है, ये आने वाला एंगल है। किसके रिस्पेक्ट में? नॉर्मल लाइन के रिस्पेक्ट में। एंगल हमेशा नॉर्मल लाइन के रिस्पेक्ट में मापते हैं। तो ये हमेशा मैथमेटिकली आई जो होता है, एंगल आई जो होता है हमेशा एंगल आर के बराबर, आपको पता है इस तरह से एंगल दिखाते हैं, एंगल आई हमेशा एंगल आर के बराबर होता है किसी भी सिचुएशन में। ठीक है, अगर ये 30 डिग्री पर आएगा तो लौटेगा भी 30 डिग्री पर, ये रूल है, मैथमेटिकल रूल है। ठीक है, एक और बात, ऐसे में सबका नाम जरा देख लो, ऐसे बुक में नोट्स आप लोग जो देंगे उसमें लिखा हुआ, अगर ये ए है, इस पॉइंट को ओ बोल दो, इस पॉइंट को बी बोल दो, सबका अलग नाम होता है। ये जो एओ है ना, इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। हम पूछेंगे, लिखेंगे नहीं, खाली इंसिडेंट और रे करके छोड़ दे रहे हैं। ये जो ओबी है इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, चलो लिख दे रहे हैं, ये एओ हो गया इंसिडेंट रे, ओबी हो गया रिफ्लेक्टेड रे। अच्छा, एंगल ये जो आई है ना, अच्छा ऐसे लिखना आसान है या आई इक्वल टू आर लिखना आसान है? आसान कौन है, ये एंगल बना के लिखना आसान है कि सिंपल ऐसे लिखना आसान है?
निश्चित रूप यही से। I इक्वल टू आर। हाँ, तो हम लोग आगे से क्या करेंगे ना, I इक्वल टू आर लिख देंगे। सिर्फ I भी लिख रहे हैं तो आप समझिएगा को एंगल I है वो, ठीक है, इसलिए हम यस आगे सर। I लिखेंगे। I क्या है, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंस। ठीक है। इस सारा नोट्स में आपको मिल जाएगा। यस ये सर। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन, ठीक है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसको आप लोग अपवर्तन बोलते हैं कि परावर्तन बोलते हैं, क्या बोलते हैं जी इसको, इस पूरे परावर्तित। परावर्तन। परावर्तन बोलते हैं, ठीक है। ये चीज होता है। अच्छा, एक और बात देखिए, एक और नाम के तौर पर जानिए कि यहाँ पर एक एंगल बनता है थीटा, देख सकते हैं एंगल थीटा बन रहा ना। इस थीटा को भी स्पेशल नाम यस दिया सर। जाता है, न्यूमेरिकल बनाने के काम देता है, इसको ग्लांसिंग एंगल कहा जाता है, इसको फिजिक्स में ग्लांसिंग एंगल कहते हैं। अच्छा, ग्लांसिंग एंगल कैसे निकलेगा, अगर 90 में से हम आई घटा दे तो ग्लांसिंग एंगल निकल जाएगा नहीं। ये पूरे पूरे कितना है बताओ जरा, यस सर। ये पूरे पूरे 90। 90 है। 90। यस सर। पेन का मूवमेंट दिखता है आप लोग को, मेरा पेन ऐसे घुमा रहे तो दिख रहा है। हाँ सर दिखता है। हाँ, तो पेन ये पूरे पूरे 90 में से आई घटा दो, थीटा मिल जाएगा, थीटा और इसमें रिलेशन भी निकल गया आपकी तरह से, ठीक है। तो देखो ये तो हम डिस्क्रिप्शन दिए, लॉ यहीं पर आ रहा है, ये पहला लॉ हो गया। रिफ्लेक्शन का कुछ रूल है, उसको लॉ कहते हैं, है ना। लॉ पहला क्या है कि आई इक्वल टू आर हमेशा होगा। दूसरा लॉ क्या है, इसका दूसरा लॉ, तीनों एक ही साथ। हाँ, कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड और नॉर्मल एक ही प्लेन में आएगा। अगर यहाँ ध्यान से देखो तो एक प्लेन है, ये दिख नहीं रहा है एक्चुअली। 3D पिक्चर अगर इसका बनाओगे ना, 3D पिक्चर, तो ये सॉरी, मेरा थोड़ा सा ड्राइंग यहाँ, अगर इसका 3D पिक्चर बनाओगे कुछ ऐसा बन रहा है, अब लग रहा है ये कुछ एक प्लेन दिख रहा हाँ है। सर प्लेन है। हाँ, तो एक यस प्लेन सर। में तीनों का तीनों एक ही प्लेन में लाई करेगा। अब बोलो सर यस सर। दूसरा प्लेन कैसे बनेगा, कोई दिखाइए। तो दूसरा प्लेन ऐसा बन सकता है, देखो, जैसे मान लो इधर से भी तो आ सकता है लाइट, मान लो लाइट इधर से आ रहा, लाइट अगर इधर से आ रहा तो प्लेन बदल गया इसका, ठीक है। ये नीचे वाला प्लेन में आ गया, इसका प्लेन कुछ और है, इसका प्लेन नीचे वाला नहीं, नीचे का प्लेन, इसका प्लेन कौन हम दिखाते हैं। देखो नीचे वाला, ये लाइट इधर से अगर आ रहा है तो किस प्लेन में आ गया, देखो ये नीचे वाला, ये जो प्लेन है, ये ब्लैक वाला प्लेन जो ब्लैक बना है, प्लेन नीचे है। ऊपर का प्लेन अभी बनाते हैं, ऊपर का हम नहीं दिखा रहे, तो ये इसी प्लेन में लौटेगा, मतलब इधर लौटेगा, देखो ऐसे लौटेगा। अब तुम बोलोगे सर ये ऊपर वाला जो बनाया है ए ओ ओ बी, इसका तो प्लेन आप दिखाए नहीं, इसका प्लेन आपको दिखाते हैं, तो जरा नीचे वाला प्लेन को पहले हटाने दो, तो एकदम घिसमिस हो जाएगा। अभी देखो ऐसे बनाते हैं, चलो इसका प्लेन आपको हम दिखाते हैं, देखिए ये किस प्लेन में है। एक्चुअली इसको ऐसे 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 इसको एकदम नीचे लेते जाओ, ऐसे 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 ऐसे। समझ में आया। यस सर। अच्छा थोड़ा रुको रुको रुको, फिगर थोड़ा सा हम एडवांस करते हैं, रुको। अभी तुम लोगों को उतना मजा नहीं आया, मजा इसलिए नहीं आया कि उसको हम 20 से क्रॉस नहीं किए। रुको, इसको 20 से क्रॉस करते हैं, इसको अगर यहीं से हम ऐसे लेके जाएंगे ना तब तुम लोग और अच्छा लगेगा। देखो यहाँ से अगर पार कर दें, इसको हम यहाँ से पार करें, तब लगेगा कि अलग प्लेन है, लग रहा है ये दूसरा प्लेन हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं ये अलग प्लेन है, तो एक प्लेन में लाई करने का मतलब क्लियर है ना। बहुत सारा प्लेन इससे बन सकता है, ये एक प्लेन बना, ये एक प्लेन ऐसे बन सकता है, एक प्लेन ऐसे बन सकता है, देखो इधर से आएगा ऐसे जाएगा, ये इधर से, ये देखो एक अलग प्लेन बन रहा है कि नहीं, ये प्लेन बना एक दूसरा। यस सर बन। हाँ, हाँ यस सर। हाँ, तो प्लेन कभी बदलता नहीं है, कभी भी ऐसा नहीं होता है उल्टा, कभी ऐसा नहीं होगा कि लाइट भैया इधर से आया, इस प्लेन में आया और इधर लौट गया, ऐसा नहीं होगा, प्लेन कभी बदलता नहीं है, ठीक है। मिला जुला के यही का नाम है। यस सर। हाँ, और इसके बारे में बहुत कुछ जानने की जरूरत नहीं, यहाँ से अब हम स्किप करते हैं, ठीक है। एक बात बस ऐसा समझ लो, चलो जरा तुम ही लोग बताओ कि अगर मान लो ये मेरा मान लो सरफेस, लाइट एकदम सीधा आ रहा, एकदम सीधा आ रहा, कोई बता सकते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा। लाइट अगर 90 डिग्री होगा सर।
सोचो सोचो, सीधा आ रहा है मतलब समझो, इसको थोड़ा सा इधर घसका और इधर घसका और इधर घसका, तब ना सीधा आएगा ये। यस सर। अब बताओ, ये आई था और नजदीक लाए, यहां लाए, आई और घट गया, और नजदीक लाए और घट गया, जब एकदम सीधा कर दिए तो जीरो हो गया। पूरा स्ट्रेट हो गया। हमको जब भी मेजरमेंट करना नॉर्मल के रिस्पेक्ट में करना, ये नॉर्मल के रिस्पेक्ट में था ना ये वाला, तो नॉर्मल से जितना दूर जाओगे यस सर। अगर लाइट इधर से आता ना ऐसे, तब 90 बनता। और चूंकि सीधे आ रहा तो कितना बन गया, जीरो। आई क्या हो गया, जीरो। जब आई जीरो तो आर भी क्या होगा, जीरो, क्योंकि रूल क्या कहता यस है, सर। आई हमेशा आर के बराबर है, इसलिए आएगा और उसी लाइन में ये लौट जाएगा। इसलिए हमेशा याद रखना कि जब लाइट किसी सरफेस पर, प्लेन सरफेस पर सीधा पड़ता है तो सीधा लौट जाता है। ठीक है। अच्छा चलो लगे हाथ, एक और क्वेश्चन है। अगर यस सर। मान लो ये सरफेस कुछ ऐसा रहता, ऐसा रहता, ठीक है, किसी गोले का पार्ट रहता, मान लो ये गोले का सेंटर यहाँ, ठीक है, तब लाइट 90 डिग्री पर कब पड़ेगा, कैसे आएगा, तो इस पर 90 डिग्री पड़ेगा। इसका नॉर्मल कैसे डिसाइड करोगे, जैसे अगर मान लो तुम कहोगे सर इसका नॉर्मल हम बनाते हैं, ठीक है, चलो थोड़ा सा बैक करते हैं, एक सेकेंड इस पर नॉर्मल कैसे डालेंगे हमको बताओ तो। अगर मान लो यहां से मैं कैसे लाइन खींचते हैं इस पर, क्या ये नॉर्मल है, इधर से एक लाइन खींचते हैं, क्या इस पर 90 डिग्री है, बोलो जी। नहीं। नहीं। तो आप बता सकते हैं सर्कुलर, अगर आप लोग शायद पता होगा, चलो बता भी देते हैं। अगर कोई एक गोला है, आप लोग मैथ्स में प्रूव भी करते हैं कि एक गोले का सेंटर से जो भी पॉइंट उसके नॉर्मल होता है। सर्कमफेरेंस को टच करता है वो कितना बनाता है, 90 डिग्री। ये आप लोग मैथमेटिक्स में प्रूव भी करते हैं कि किसी गोले का सेंटर से पास करने वाला जो लाइन होता है, जिसको आप डायमीटर बोलो, जिसको आप कोड भी बोल सकते हैं, कोड भी तो बहुत सारा होता है ना, ये ऐसे ये नहीं, देखो ये 90 डिग्री नहीं बनाएगा यहाँ, लेकिन जो लाइन सेंटर से पास करेगा वो हमेशा सर्कमफेरेंस पे जाके क्या बनाएगा, 90 डिग्री। इसलिए जब भी किसी सर्कुलर पार्ट पे आपको नॉर्मल डालना हो तो इसका सेंटर खोजना पड़ेगा, और सेंटर से एक सीधा लाइन, सॉरी, सेंटर से एक सीधा लाइन खींच दो, अरे सेंटर से एक सीधा लाइन खींच दो, तो वो क्या बनाएगा, 90 डिग्री। अब इधर से लाइट फॉल करेगा, इधर से लाइट फॉल करेगा, यस सर। समझ में आया। तो सर्कुलर यस सर। सेंटर से एक लाइन खींचेंगे सरफेस पर, वो इधर खींचो, लेकिन सेंटर होना चाहिए, बस इधर खींचो, सब 90 है, देख लो सब 90 है, सब 90 है, सब 90 है। और उसके बाद अब देखो रे किधर आ रहा, अगर रे, मान लो रे इधर से आ रहा तो हम कहेंगे 90 पर जा रहा है, लेकिन रे इससे थोड़ा सा तिरछाएगा तो 90 है। बात समझ में? रे अगर सेंटर से पास करेगा तो 90 पर जाएगा, सेंटर से नहीं पास करेगा 90 पर नहीं यस। जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसको याद रखेंगे हम लोग। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन आई थिंक आप लोगों को क्लियर है। दो मेन रूल है, पहला ये और दूसरा कि तीनों नॉर्मलाइज करते हैं, पूरा नोट्स में दिया हुआ, इसलिए हमको लिखने की जरूरत यहाँ नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, टाइप्स ऑफ मिरर। चूंकि अब बात मिरर का चल गया है, चूंकि स्मूथ सरफेस की हम बात कर रहे थे, लेकिन स्मूथ सरफेस पर हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, मिरर के बारे में पढ़ेंगे, मेनली हम मिरर के बारे में पढ़ेंगे। मिरर की अगर बात करें तो चार तरह का मिरर है जो जनरली यूज होता है। एक तो प्लेन मिरर, जिसका कि आप लोग हमेशा इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। दूसरा है आपका स्फेरिकल मिरर, आप लोग बताइएगा इसका आप लोग इस्तेमाल करते हैं कि नहीं, देखते कौन बता पाता है और कहाँ किए हैं। नेक्स्ट है एलिप्सॉइडल, एलिप्सॉइडल मिरर, आप लोग कुछ लोग बता सकते हैं कहाँ कहीं सब मिरर का इस्तेमाल देखें कि नहीं आप लोग। और उसके बाद है पाराबोलॉइडल, पाराबोलॉइडल मिरर, स्पेलिंग थोड़ा बहुत गलती हो तो देखिएगा आप लोग। चलिए तो कोई बताइए, तो प्लेन मिरर तो आप लोग हमेशा इस्तेमाल करते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है।
प्लेन मिरर पे Yes, बहुत sir. सारे, हाँ, प्लेन मिरर पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं, है ना। कंपिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से प्लेन मिरर बहुत इंपॉर्टेंट है। एक वीडियो हम अलग से बनाएंगे, वो आप लोग पढ़ाएंगे नहीं, डाल देंगे डायरेक्ट एडवांस लिख के वहाँ, है ना, 11th एडवांस करके डाल देंगे प्लेन मिरर के न्यूमेरिकल्स के लिए। अभी फिलहाल के लिए प्लेन मिरर चूंकि सेम साइज का, प्लेन मिरर का दो खासियत है। अगर ये प्लेन मिरर आपके पास है, यहाँ मान लो ये प्लेन मिरर है, तुम यहाँ खड़े हो तो एक तो तुम्हारे साइज का इमेज बनाता है, तुम्हारे साइज का ही आदमी इसमें दिखेगा। Yes, sir. यहाँ हो, ये ऑब्जेक्ट है और ये क्या है, इमेज। ऑब्जेक्ट वस्तु और प्रतिबिंब, दो चीज होता है। हिंदी में आप लोग पढ़े हैं वस्तु और प्रतिबिंब, वस्तु और उसका प्रतिबिंब। इंग्लिश में उसी को ऑब्जेक्ट, ये होता है Yes, sir. ऑब्जेक्ट, और और इसे इमेज बोलते हैं। तो फिलहाल के लिए बस दो चीज जान लीजिए प्लेन मिरर के बारे में, ये जैसा ऑब्जेक्ट है वैसा ही इमेज बनाता है, और यदि मिरर से ये 5 मीटर की दूरी पर खड़ा होकर आदमी इमेज बना रहा है, ऑब्जेक्ट खड़ा है, तो ये भी 5 मीटर पर ही बनता है। ठीक है, उषा yes, किसमें। sir. तो प्लेन मिरर के लिए फिलहाल यही दो बात याद रखिएगा, सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट का सेम साइज, और जितना ही मिरर से दूरी पे ऑब्जेक्ट है उतना ही दूरी पे इमेज बनता है। दो बात बस। नेक्स्ट है स्फेरिकल मिरर, इसके बारे में पूरा डिटेल हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, स्फेरिकल मिरर का बताइए, कोई यूज किए क्या कभी स्फेरिकल मिरर, कोई बताइए जल्दी से। हेडलाइट्स में सर गाड़ी का। हाँ, गाड़ी का हेडलाइट में यूज होता है। सबसे बढ़िया है तो गाड़ी का जो शीशा होता है जी, है ना, जो मिरर से हम लोग बैक देखते हैं, पीछे की ओर देखते हैं। ठीक है, अच्छा, हम लोग जो गाड़ी खड़ा करते हैं जाके तुम लोग अपना चेहरा देखता है, Mirror, sir. वो कौन सा मिरर होता है, वो स्फेरिकल मिरर ही है। ठीक है, बैक मिरर हो गया, स्फेरिकल मिरर होता है। स्फेरिकल मिरर क्या होता है, किसी स्फेयर का पार्ट होता है। मान लो इतना बड़ा गोला है, मिरर का ही बना हुआ कंप्लीट, है ना। जैसे कि मान लो इतना बड़ा आप मिरर लाते, क्या तो ऊपर में सिल्वर किया हुआ रहता है ना, ग्लास पर हल्का सिल्वरिंग किया रहता है, वही ना मिरर बनता है। Yes, sir. वैसे मान लो एक उसी का चल रहा गोल सा मिरर है, उस पर सिल्वरिंग कर दिए, तो वो क्या बन जाएगा, वो हमारा स्फेरिकल। spherical mirror. और इसी को आप कट करते हैं, इसी को एकदम कट कर दो बीचों बीच। ठीक है, कट करोगे तो ऐसा कुछ कट के निकलेगा, क्रिकेट खेलता हुआ कट करके निकलता है ना Yes, बाहर, और इस टाइप का कुछ कट के बाहर निकलेगा ना ऐसा, yes, sir. चांद टाइप का, छोटा चांद, है ना। तो इसमें देखो, इस यही स्फेरिकल मिरर कहलाता है। पूरा स्फेरिकल पार्ट का मतलब स्फेयर का जो पार्ट होता है वो स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर मतलब स्फेयर नहीं हो गया, स्फेरिकल मिरर स्फेयर का पार्ट, इसका जो पार्ट है ये हो गया स्फेयर का पार्ट। अब हो सकता है पार्ट हम इतना बड़ा ना लेके इतना ही ले, इतना ही ले, इसको जहां से काटो, यहां से काटोगे तो और छोटा निकलेगा। तो ये हमारा स्फेरिकल मिरर होता है। स्फेरिकल मिरर में दो तरीके से तुम सिल्वर लगा सकते हो। सिल्वर, मान लो सिल्वर बाहर बाहर, सिल्वर मान लो अंदर अंदर लगा दिए, बाहर बाहर पेंट। ये जो हम दिखाते हैं, ये पेंट दिखाते हैं जी, ये जो ऐसे खींच देते हैं ना घास फूस टाइप का, ये जो घास दिखता है पीछे पीछे, ये पेंट दिखाते हैं और आगे सिल्वर लगता है। Yes, sir. अगर मान लो ऐसे हम खींच के नीचे में ऐसे घास हाँ. बना दे रहे हैं, तो समझो ये पेंट किया हुआ है, ग्लास लेके नीचे पेंट किया हुआ, ऊपर में सिल्वरिंग किया हुआ, सिल्वर का पेंट ऊपर रहता है। ये घास है, सिल्वर आगे है। Yes, sir. और मान लो अगर घास नीचे लगा देते हैं, सॉरी घास बोल दिए, फिर पेंट नीचे लगा दिए तो ऊपर सिल्वर हो जाएगा और नाम बदल जाता है। अगर घास फूस पीछे है या पेंट पीछे है, सिल्वर आगे है, तो इसको बोलते हैं कॉनकेव। कन्वेक्स। और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स। देखो, केव मतलब क्या होता है, कभी नाम सुना केव का। हाँ सर, गुफा. हाँ, गुफा। तो जहां गुफा में सिल्वर किया गया हो, गुफा को सुंदर बना दिया, तो वो हो गया कॉनकेव। देखो, गुफा के अंदर जाके सिल्वरिंग किया गया है, और गुफा के बाहर यदि सिल्वरिंग है तो कॉन्वेक्स हो गया। अगर कॉनकेव याद है, कॉन्वेक्स याद हो ही जाएगा। तो ये कॉनकेव और Yes, कॉन्वेक्स sir. दो तरह का स्फेरिकल मिरर होता है। अब देखो, स्फेरिकल मिरर जैसे कि स्क्वायर होता है, वैसे इलिप्स भी होता है ना, इस तरह से। ये इलिप्स नहीं हो गया ये, क्या जी। हाँ सर, ये अगर इलिप्स को काट दे तो इसी का. अगर इलिप्स को भी काट दे तब भी तो ऐसा बनेगा, ऐसा ही बनेगा। Yes, sir. तो तुम समझ सकते हो स्फेरिकल और इलिप्सोइडल में क्या अंतर होगा। ये ज्यादा घुमा हुआ रहेगा और स्फेरिकल थोड़ा सा कम घुमा हुआ रहेगा।
ये इसको देखो, इसका जो ये हाइट है ना, इसको अपर्चर कहा जाता है। ये हाइट, ये जो गोल पार्ट है ना, इसको जरा हम हटाते हैं। ये जो तुम्हारा ये गोलाई है ना, ये गोलाई, इस हाइट को हम अपर्चर बोलते हैं। एक वर्ड यूज करते हैं, अपर्चर, इसी हाइट को बोलते हैं। तो आपको पता है कि इलिप्स में ये थोड़ा ज्यादा दबा हुआ रहेगा, मतलब ये हाइट कम होगा, क्योंकि ये इलिप्स का पार्ट है। अंडानुमा पार्ट को काटोगे तो छोटा बनेगा, और वही गोला को काटोगे तो थोड़ा बड़ा बनेगा। और वही अगर पाराबोला, पाराबोला उससे भी कम होता है, पता है ना? पाराबोला का नाम सुना है तू लोग? मैथ में पढ़े हैं सर। हाँ, इस तरह का पाराबोला होता है। इस तरह का डंडा कभी देखा, इस तरह घंटी बजाने वाला? नहीं, तुमने सुना है? किसी कान हाँ सर। किसी कानून इसको 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 एक्चुअली इस तरह का होता है। ये ट्यूनिंग फॉर्क बोलते हैं, इसको ट्यूनिंग फॉर्क बोलते हैं। नहीं होता तुम लोग एक बार नेट पर सर्च मारना, ट्यूनिंग फॉर्क, FORK कहलाता है। ट्यूनिंग, TUNNING, ट्यूनिंग फॉर्क। ये इस तरह का शेप का होता है। ये पाराबोला का लगभग शेप है, ठीक है? तो पाराबोला थोड़ा सा और दबा हुआ रहता है ना। स्फेरिकल मिरर का इस्तेमाल जो होता है, फिर से हम लोग वापस आते हैं, क्या क्या आप लोग बताए थे, जरा सा हम बैक करते हैं। स्फेरिकल मिरर का इस्तेमाल आप लोग जानते ही हैं, गाड़ी का शीशा हो गया, दाढ़ी बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है? और जो हम लोग का इलिप्सॉइडल मिरर है, ये वाला जो है, इसका इस्तेमाल होता है खाना वाना पकाने के लिए। सोलर कुकर का नाम सुने हो? सोलर यस कुकर, सर। यस सर, सर, सुन। सुनना है। सोलर कुकर में स्फेरिकल बहुत ज्यादा अच्छा नहीं होता है, वहां क्या यूज करते हैं? इलिप्सॉइडल मिरर का इस्तेमाल करते हैं, ताकि लाइट को ज्यादा एक जगह जमा कर सके। लाइट को एक जगह जमा करने का टेंडेंसी इसका ज्यादा होता है, मतलब इससे खाना गर्मी ज्यादा प्रोड्यूस किया सकता है, और उससे बेटर पैराबोला होता है। मिला जुला के कॉनकेव कॉन्वेक्स इसमें भी होता है, इसमें भी होता है, और इसमें भी होता है, बशर्ते इसका अपर्चर कम होता है, उससे ज्यादा इसका अपर्चर सबसे ज्यादा होता है स्फेरिकल का, उससे कम होता है इलिप्सिक, और उससे कम क्या होता है? पैराबोलॉइडल का। क्या सर? उससे उससे कम होता है पैराबोलॉइडल का, सबसे कम अपर्चर इसका होता है, ठीक है? अपर्चर बताएं ही आपका कि ये जो हाइट होता है, हाइट, जितना हाइट होगा उतना लाइट को जमा कर पाएगा ये, क्या? यस सर। मान लो हाँ सर। ये इतना हाइट का और ये इतना हाइट का है, तो सनलाइट को सबसे ज्यादा कौन कैच करेगा? जिसका जितना ज्यादा बड़ा ये पार्ट होगा, इसी को हम अपर्चर बोलते हैं, ठीक है? यस सर। तो ये हमको लगता है कि